नमस्कार विद्यार्थियों, गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण में विकारी शब्दों के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे और हमने विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों पर चर्चा करनी थी। आज हम विकारी शब्दों का अंतिम भेद क्रिया पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक प्रारंभ करते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। तो ये जानने के लिए हम क्रिया की परिभाषा देखते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, वाक्य में प्रयुक्त वे शब्द, वाक्य में प्रयुक्त वे शब्द, वाक्य में प्रयुक्त वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने का या होने का, करने का या होने का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। देखिए, वाक्य में प्रयुक्त वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने का या किसी कार्य के होने का बोध होता है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। आगे देखिए, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसमें ना प्रत्यय लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। क्रिया का मूल रूप जो होता है वो मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। और इन धातु रूपों में ना प्रत्यय लगाकर हम सामान्य क्रिया शब्द जो है उनकी रचना करते हैं। जैसे धातु रूप देखिए, जैसे चल धातु है, इस चल धातु में ना प्रत्यय लगाएंगे तो क्रिया शब्द बनेगा चलना। पढ़ धातु है, पढ़ धातु में ना प्रत्यय के योग से क्रिया रूप बना पढ़ना। खेल धातु है, इसमें ना प्रत्यय लगाएंगे तो क्रिया रूप बनता है खेलना। यानी कि क्रिया का जो मूल रूप होता है वो मूल रूप धातु कहलाता है और धातु में ना प्रत्यय के योग से हम क्रिया शब्दों की, क्रिया पदों की क्या करते हैं? रचना करते हैं। तो ये हमने क्रिया की परिभाषा और क्रिया के मूल रूप की चर्चा की। अब हम देखते हैं क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेदों को हम 3 आधारों पर पढ़ेंगे। कौन कौन से 3 आधार होंगे? सबसे पहले अपन क्रिया के जो भेद हैं उनको पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर 2 अपन पढ़ेंगे रचना, रचना या प्रयोग के आधार पर, रचना या प्रयोग के आधार पर
आधार पर क्रिया के भेद, और नंबर 3 अपन पढ़ेंगे, नंबर 3 अपन किसके आधार पर पढ़ेंगे, काल के आधार पर, काल के आधार पर क्रिया के भेद, काल के आधार पर क्रिया के भेद, यानी क्रिया के जो भेद हैं उन क्रिया के भेदों की चर्चा हम 3 आधारों पर करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, नंबर 2 पढ़ेंगे प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद, और नंबर 3 अपन पढ़ेंगे काल के आधार पर क्रिया के भेद। तो अब एक एक आधार पर हम इनके क्रिया के भेदों की चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हम देखते हैं। तो कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 है अकर्मक क्रिया। कौन सी? अकर्मक क्रिया। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, यानी नहीं, कर्म यानी कर्म, यानी जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए परिभाषा से और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया का, वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता, कोई कर्म नहीं होता और उसका फल, और उसका फल कर्म की अपेक्षा, कर्म की अपेक्षा कर्ता पर पड़ता है, कर्म की अपेक्षा कर्ता पर पड़े तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता है और उस क्रिया का फल जो है वो कर्म न होने के कारण कर्म पर न पड़कर किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े, तो उस क्रिया को अपन कौन सी क्रिया कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए उदाहरण देखते हैं। जैसे पक्षी आकाश में, पक्षी आकाश में उड़ता है, पक्षी आकाश में उड़ता है। एक और उदाहरण देखेंगे। बालक रोता है। देखिए इनमें, देखिए वाक्य में, इसमें अपन क्रिया देखते हैं। क्रिया कौन सी है? उड़ना। कौन सी क्रिया है? उड़ना। और इसमें कौन सी क्रिया है? रोना। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए हम क्या करते हैं? एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए हम क्या करेंगे। सकर्मक व अकर्मक क्रिया
की पहचान के लिए क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, तब हमारे पास क्या होगा, दो स्थितियां उत्पन्न होंगी। कौन कौन सी? अगर क्या का उत्तर मिले तो क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक होगी। और अगर क्या का उत्तर ना मिले, तो क्या होगा? क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक होगी, अकर्मक होगी। देखो ट्रिक को देखेंगे एक बार। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पहले क्या लगाना है और क्या लगाकर प्रश्न करना है। अगर उस क्या का उत्तर मिल जाता है तो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। और अगर उस क्या का उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। ध्यान रहे, क्या का उत्तर कर्ता नहीं होना चाहिए। अगर क्या का उत्तर कर्ता आ रहा है तो वो क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक होगी। क्यों? क्योंकि अकर्मक क्रिया जो है उसमें क्या का उत्तर अगर कर्ता आएगा, यानी वहाँ पर क्रिया जो है उसका फल किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है, तो वहाँ कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक होगी। यानी क्या का उत्तर कर्म होना चाहिए, कर्ता नहीं होना चाहिए, तब कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक होगी। देखिए इनमें देखते हैं, इनमें लगा के देखते हैं। इसमें कौन क्रिया शब्द है? उड़ता है, उड़ता क्रिया है, उड़ता है। तो देखिए क्या लगाएंगे? क्या उड़ता है और क्या रोता है। तो क्या उड़ता है का यहाँ कोई उत्तर नहीं मिल रहा। उत्तर यानी क्या उड़ता है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा। केवल फल, इस क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? पक्षी पर पड़ रहा है। क्या उड़ता है तो पक्षी उड़ता है, यानी फल किस पर आ गया? फल आ गया कर्ता पर। क्या रोता है तो यहाँ भी रोने का फल किस पर पड़ रहा है? सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। तो जहाँ पर क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े, तो वहाँ कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। जब वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े, तो वहाँ कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। और इन दोनों उदाहरणों में देखिए क्या लगाकर अपन देखते हैं। क्या उड़ता है तो उत्तर मिल रहा है पक्षी, यानी पक्षी मिल रहा है, और पक्षी यहाँ क्या है? कर्ता है। जबकि हमारा उत्तर अगर कर्म होता तो क्रिया कौन सी होती? सकर्मक। लेकिन यहाँ उत्तर कौन मिल रहा है? उत्तर क्या मिल रहा है? कर्ता का उत्तर मिल रहा है। तो कर्ता का उत्तर मिलने के कारण ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्रिया का फल जो है वो किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। तो उड़ना, रोना, ये कैसी क्रियाएं हैं? ये जो क्रियाएं हैं ये अकर्मक क्रियाएं हैं। इसके अलावा और देखिए, जैसे दौड़ना है, दौड़ना, बैठना, चमकना, ये क्रियाएं भी कैसी हैं? ये क्रियाएं भी अकर्मक क्रियाएं हैं। उदाहरण देख लेंगे। राम तेज राम दौड़ता है, राम दौड़ता है। मोहन बैठा है। आसमान में
तारे चमक रहे हैं। इनमें भी अपन देखते हैं, क्या लगाकर देखते हैं कि क्या वास्तव में ही ये क्रियाएं सकर्मक हैं या अकर्मक हैं। क्या लगाइए, इसमें देखिए दौड़ना है, क्रिया दौड़ना है, इसमें बैठना है और इसमें चमकना है। तो देखिए क्या दौड़ता है, क्या दौड़ता है, तो उत्तर अपना किस पर आ रहा है, सीधा कर्ता पर आ रहा है कि राम दौड़ता है। यहाँ देखिए क्या बैठा है या कौन बैठा है, तो इसमें भी अपना उत्तर जो है वो किस पर आ रहा है, कर्ता पर आ रहा है। और इसमें देखेंगे क्या चमक रहे हैं, तो इसमें भी अपना जो उत्तर है वो किस पर आएगा, तारों पर आएगा। और तारे यहाँ क्या है, तारे यहाँ कर्ता है। तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है या जिस क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करने पर या तो उसका कोई उत्तर नहीं मिलता और अगर उत्तर मिलता है तो वो कर्ता मिलता है, तो वहाँ कौन सी क्रिया होगी, वहाँ अकर्मक क्रिया होगी। कर्म के आधार पर अब क्रिया का दूसरा भेद देखिए, और कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा जो भेद होता है वो होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया देखिए, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, स यानी साथ में, स यानी साथ में, कर्म यानी कर्म, यानी जिन क्रियाओं के साथ उनका कर्म होता है, जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, वो क्रियाएं क्या होती है, सकर्मक क्रियाएं होती हैं। देखिए जैसे वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया का कोई कर्म होता है, तथा उस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया का कोई न कोई कर्म होता है और उस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, तो उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब ये जो सकर्मक क्रियाएं हैं, ये इसके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद। और वो दो भेद कौन कौन से हैं, देखिए पहला है एक कर्मक क्रिया। कौन सी है, एक कर्मक क्रिया। और दूसरा जो इसका भेद होता है वो होता है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। दोनों को एक एक करके देखते हैं। देखिए एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जहाँ वाक्य में एक ही कर्म हो, तो वहाँ कौन सी क्रिया होगी, एक कर्मक क्रिया होगी। और द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जहाँ वाक्य में दो कर्म
हो उसे अपन क्या कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। यानी जब वाक्य में किसी क्रिया का एक ही कर्म होता है तो वो एक कर्मक क्रिया होती है, और जहाँ क्रिया के दो कर्म होंगे वहाँ द्विकर्मक क्रिया होगी। देखिए जैसे उदाहरण देखिए, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। और दूसरा उदाहरण देखेंगे द्विकर्मक का उदाहरण देखेंगे, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। दोनों को समझते हैं। देखिए सबसे पहले एक कर्मक क्रिया को समझते हैं, यानी जहाँ कर्म केवल एक होता है वहाँ पर एक कर्मक क्रिया होती है, और जहाँ दो कर्म होते हैं वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। इनको समझने से पहले अपन ये देखते हैं कि ये क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। तो सकर्मक और अकर्मक की पहचान के लिए अपन ने बताया था कि क्रिया से पहले अपन को क्या करना है, क्या लगाकर प्रश्न करना है। अगर उसका उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक होगी, और उत्तर नहीं मिल रहा है या उत्तर कर्ता मिल रहा है तो वो अकर्मक क्रिया होगी। तो यहाँ पढ़ता है, यहाँ क्रिया पढ़ना क्रिया है, इससे पहले अपन क्या लगाते हैं, देखो क्या पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है का उत्तर अपन को राम नहीं मिल रहा है, यानी कर्ता नहीं मिल रहा है, बल्कि क्या मिल रहा है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक अपना यहाँ क्या है, कर्म है। क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, यानी यहाँ पर अपन को उत्तर मिल रहा है, इसलिए ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। दूसरे की पहचान करते हैं, इसमें पढ़ाना क्रिया है। क्या है, पढ़ाना। देखो क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, क्या पढ़ाई, तो उत्तर आ रहा है हिंदी। क्या पढ़ाई, हिंदी। तो हिंदी हमारा क्या है, कर्म है। क्या है, ये कर्म है, और ये पढ़ाई क्या है, ये क्रिया है। और अध्यापक क्या है, अध्यापक जो है ये कर्ता है। इसमें भी अपन देखते हैं, ये पढ़ता क्या है, ये क्रिया है, पुस्तक क्या है, कर्म है, और राम यहाँ क्या है, कर्ता है। तो देखिए क्रिया पढ़ना क्रिया जो है इसका फल राम कर्ता पर न पढ़कर किस पर पढ़ रहा है, कर्म पुस्तक पर पढ़ रहा है, इसलिए ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। और इधर देखेंगे पढ़ाना क्रिया जो है इसका फल अध्यापक कर्ता पर न पढ़कर हिंदी कर्म पर पढ़ रहा है, इसलिए ये भी कौन सी क्रिया है, ये भी सकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक और अकर्मक के बाद अब हम एक कर्मक और द्विकर्मक के बारे में देखते हैं कि किसी वाक्य में कर्म एक है या दो है, इसकी अपन पहचान कैसे करें। तो देखिए यहाँ अपन ने देखा कि राम पुस्तक पढ़ता है, क्रिया से पहले अपन ने क्या लगाया और क्या का उत्तर अपन को मिल गया, और तो इसलिए यहाँ क्या है, एक कर्मक क्रिया है। दूसरे में देखेंगे अपन, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो क्या पढ़ाई जो है ये, इसका जो उत्तर मिलेगा क्या पढ़ाई, वो क्या होगा, ये हमारा दूसरा कर्म होगा। कौन सा, दूसरा कर्म। क्यों, क्योंकि इससे पहले भी एक कर्म है, और उस दूसरे कर्म यानी पहला जो कर्म है उस पहले कर्म की अपन को पहचान करने के लिए किससे प्रश्न करना पड़ेगा, किसे या किसको से, किसे या किसको। देखो करते हैं, यानी किसे हिंदी पढ़ाई, तो छात्रों को, या किसको हिंदी पढ़ाई, छात्रों को। तो किसे या किसको से जो उत्तर आएगा, किसे या किसको से जो उत्तर आएगा वो हमारा क्या होगा, पहला कर्म होगा। क्या होगा, पहला कर्म होगा, और क्या से जो उत्तर मिलेगा वो हमारा दूसरा कर्म होगा। राम पुस्तक पढ़ता है, और उदाहरण देख लो एक कर्मक क्रिया के, मोहन क्रिकेट खेलता है, चिड़िया दाना चुगती है,
क्या लगाकर पहचान करेंगे दोनों की कि सकर्मक है या नहीं। देखिए, क्या खेलता है, उत्तर मिल रहा है क्रिकेट, न कि मोहन। क्या चुगती है, उत्तर मिल रहा है दाना, न कि चिड़िया। तो दोनों में क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए ये दोनों भी क्या हैं, सकर्मक क्रिया हैं। और इनमें एक एक ही कर्म है, क्योंकि उत्तर क्या से ही मिल रहा है, किसे या किसको से नहीं मिल रहा है, इसलिए ये क्या है, एक कर्मक क्रिया है। अब हम देखते हैं रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। देखिए, रचना या प्रयोग, रचना या प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो देखिए, रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया का पहला भेद देखिए, और पहला जो भेद है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। हाँ, तो देखिए, रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद हम पढ़ रहे हैं, और उनमें पहला भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। जब कर्ता स्वयं कोई कार्य न करके किसी दूसरे को प्रेरणा देकर कोई कार्य करवाता है, तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। देखेंगे परिभाषा को। जब कर्ता स्वयं कोई कार्य न करके किसी दूसरे को प्रेरणा देकर कोई कार्य करवाता है, तो उसे अपन प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मालिक ने नौकर से पानी मंगवाया। और उदाहरण देखेंगे। पिताजी ने बेटे से काम करवाया। गुरुजी ने छात्र से चाक मंगवाया या मंगवाए। देखो, तीनों में देखेंगे। यहाँ पर कर्ता कौन है, मालिक। यहाँ पर कौन है, पिताजी। और यहाँ पर कौन है, गुरुजी। लेकिन यहाँ मालिक स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि काम किससे करवा रहा है, नौकर से कार्य करवा रहा है, यानी नौकर को प्रेरणा दे रहा है पानी लाने की। इधर पिताजी जो हैं, पिताजी स्वयं यहाँ कोई काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना जो बेटा है उस बेटे को वो काम करने की प्रेरणा दे रहे हैं, और प्रेरणा के माध्यम से उससे काम करवा रहे हैं। यहाँ पर गुरुजी छात्र को चौक लाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, और प्रेरणा के माध्यम से वो चौक मंगवाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए यहाँ कर्ता जो है वो स्वयं तो कोई कार्य नहीं कर रहा, लेकिन
दूसरे को प्रेरणा देकर वो कार्य करवा रहा है, इस कारण से यहाँ कौन सी क्रिया है, यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक क्रिया के बाद क्रिया का दूसरा भेद देखते हैं और वो है पूर्वकालिक क्रिया। कौन सा है? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया देखते हैं किसे कहते हैं। देखिए, जब वाक्य में एक क्रिया के पूरा होते ही दूसरी क्रिया प्रारंभ हो तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। देखिए, दोबारा से देखते हैं परिभाषा को कि जब वाक्य में एक क्रिया के पूरा होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो पहले जो क्रिया हुई है उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखिए, उदाहरण देखते हैं। बालक दूध पीकर सो गया। एक और उदाहरण देखेंगे। छात्र खाना खाकर विद्यालय गया। देखिए, इनमें दो क्रियाएं हैं। पहली क्रिया है पीना और दूसरी क्रिया है सोना। यहाँ भी देखेंगे, पहली क्रिया है खाना और दूसरी क्रिया है जाना या गया। तो परिभाषा के अनुसार हम देखेंगे कि पहले वाली जो क्रिया होती है उस पहले वाली क्रिया को अपन क्या कहते हैं? उस क्रिया को अपन पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया के लिए एक ट्रिक ध्यान में रखेंगे और वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है कि पूर्वकालिक क्रिया के अंत में पूर्वकालिक क्रिया के अंत में कर या कर के शब्द जुड़ा होता है। कर या कर के शब्द जो है वो जुड़ा होता है। ये पूर्वकालिक क्रिया की पहचान है। तो इसमें अपन देखेंगे, यहाँ भी कर शब्द जुड़ा हुआ है और यहाँ भी कर शब्द जुड़ा हुआ है। तो प्रेरणार्थ क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया ये दोनों ही आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। दोनों का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चलते हैं अपन अगली स्लाइड पर। रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया का अगला भेद देखिए। रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद हम पढ़ चुके हैं। तीसरा भेद है संयुक्त क्रिया। देखिए, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं मिलकर किसी कार्य को पूर्ण करती हैं।
किसी कार्य को पूर्ण करती हैं तो वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। देखिए, जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं मिलकर किसी एक ही कार्य को पूर्ण करती हैं तो वहाँ कौन सी क्रिया होती है? वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। जैसे उदाहरण देखेंगे अपन कि उदाहरण देखिए, जैसे बालक चिल्ला उठा, बालक चिल्ला उठा। तो यहाँ देखिए 1 2, यहाँ 2 क्रियाएं हैं, दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ हैं और ये दोनों ही जो हैं ये एक कार्य को पूर्ण कर रही हैं, इसलिए यहाँ कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया होगी, क्योंकि एक क्रिया है चिल्लाना और एक क्रिया है उठना, लेकिन ये एक ही कार्य को पूर्ण कर रही हैं कि बालक चिल्लाते हुए उठ गया, यानी चिल्लाने लगा या चिल्लाते हुए उठ गया, तो बालक चिल्ला उठा। और उदाहरण देखेंगे, जैसे बालक खेलने लगा, वह पानी पीने लगा। तो इन क्रियाओं में क्या है कि भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं हैं और भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूर्ण कर रही हैं। तो जहाँ 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं मिलकर किसी एक कार्य को पूर्ण करती हैं तो वहाँ कौन सी क्रिया होती है? वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया के बाद अब हम रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया का अगला भेद देखते हैं, और अगला भेद जो है वो है नाम धातु क्रिया। कौन सी है? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया देखते हैं। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? वे क्रियाएं जो संज्ञा, वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों से, विशेषण शब्दों से, विशेषण शब्दों से बनी होती हैं, बनी होती हैं। उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। देखिए, यानी वे क्रियाएं जिनका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से होता है, ऐसी जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को कौन सी क्रिया कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण देखिए, जैसे बात, बात क्या है? संज्ञा है, और बात से बनेगी क्रिया बतियाना, और बतियाना जो है वो कौन सी क्रिया है? वो नाम धातु क्रिया है। अगला देखेंगे लात, लात से जो बनेगी वो है लतियाना। आगे देखिए गर्म, गर्म क्या है? विशेषण है, और इससे जो नाम धातु क्रिया बनेगी वो है गरमाना। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से मिलकर जो क्रियाएं बनती हैं, या संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जो क्रियाएं बनती हैं, उन क्रियाओं को हम कौन सी क्रिया कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो रचना या प्रयोग के आधार पर हमने क्रियाओं के 4 भेद पढ़े हैं। कौन कौन सी क्रियाएं पढ़ी हमने? सबसे पहले पढ़ी प्रेरणार्थक क्रिया, उसके बाद हमने पढ़ी है पूर्वकालिक क्रिया, उसके बाद हमने पढ़ी संयुक्त क्रिया, और उसके बाद पढ़ी है हमने नाम धातु क्रिया। चारों को ही बहुत अच्छी प्रकार से आपको समझाया है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिए, अब हम
तीसरे प्रकार से यानी काल के आधार पर, किसके, काल के आधार पर, काल के आधार पर क्रिया के, काल के आधार पर क्रिया के भेद, काल के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ते हैं कि काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं और कौन कौन से भेद हैं। तो देखिए, काल के आधार पर जो है क्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, क्योंकि काल जो हैं, काल भी सामान्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 ही प्रकार के होते हैं। तो देखिए, काल के आधार पर, काल के आधार पर, काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। देखिए कौन कौन से हैं 3 प्रकार। नंबर 1 है भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया देखते हैं किसे कहते हैं। बीत चुके समय का, बीत चुके समय का बोध कराने वाली, बोध कराने वाली क्रिया, बीत चुके समय का बोध कराने वाली क्रिया भूतकालिक क्रिया कहलाती है। भूतकालिक क्रिया कहलाती है। यानी वह क्रिया जो बीते हुए समय का बोध कराती है उसको हम क्या कहते हैं, भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे अपन देखते हैं, उसने पत्र लिखा, यानी कि पत्र को जो लिखने का कार्य है वो पहले ही हो चुका है, इसलिए यहाँ कौन सी क्रिया है, ये भूतकालिक क्रिया है। एक और उदाहरण देखेंगे, राम जयपुर गया। तो जयपुर जाने का जो कार्य है वो पहले ही संपन्न हो चुका है, इसलिए इन दोनों में ये जो क्रियाएं हैं ये कौन सी क्रियाएं हैं, ये भूतकालिक क्रियाएं हैं। भूतकालिक क्रिया के बाद में काल के आधार पर क्रिया का जो दूसरा भेद है वो है वर्तमान कालिक क्रिया। कौन सी, वर्तमान कालिक क्रिया। देखते हैं वर्तमान कालिक क्रिया किसे कहते हैं। वर्तमान में चल रहे, वर्तमान में चल रहे समय का, चल रहे समय का बोध कराने वाली, बोध कराने वाली क्रिया वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। यानी वह क्रिया जो वर्तमान, हाँ तो देखिए वर्तमान कालिक क्रिया की अपन बात कर रहे थे कि वर्तमान कालिक क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए वर्तमान में चल रहे समय का बोध कराने वाली जो क्रिया होती है उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, जैसे वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख रहा है। एक और वाक्य देखेंगे, जैसे राम जयपुर जा रहा है, जा रहा है। देखिए वह पत्र लिख रहा है, तो लिखने का जो कार्य है वो अभी
पूरा नहीं हुआ है, अभी चल ही रहा है, इसलिए ये लिख रहा है जो क्रिया है ये कौन सी क्रिया है, वर्तमान कालिक क्रिया है। राम जयपुर जा रहा है, तो यहाँ भी जाने का काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ भी कौन सी क्रिया है, ये वर्तमान कालिक क्रिया है। तो काल के आधार पर क्रिया का पहला भेद भूतकालिक क्रिया, दूसरा भेद वर्तमान कालिक क्रिया, और अब हम तीसरा भेद देखते हैं, और तीसरा भेद जो है वो है भविष्यकालिक क्रिया। तीसरा भेद कौन सा है, भविष्यकालिक क्रिया। और भविष्यकालिक क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, देखिए कि भविष्य में या आगे आने वाले समय का बोध कराने वाली क्रिया भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। देखो, यानी कि भविष्य में या आगे आने वाले समय में भविष्य में या आगे आने वाले समय का, भविष्य का या आगे आने वाले समय का बोध कराने वाली जो क्रिया होती है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे राम, जैसे वह कल पत्र लिखेगा, वह कल पत्र लिखेगा। अगला उदाहरण और देखते हैं, राम परसों जयपुर जाएगा, राम परसों जयपुर जाएगा। तो इन दोनों वाक्यों में देखिए, वह जो है वो उसने अभी पत्र लिखा नहीं है और वर्तमान में लिख भी नहीं रहा है, बल्कि आगे आने वाले समय में वो पत्र लिखने का कार्य करेगा। इसलिए यहाँ पर ये जो क्रिया है ये भविष्यकालिक क्रिया है। और यहाँ राम जो है वो भविष्य में जयपुर जाने का कार्य करेगा, इसलिए ये क्रिया भी कौन सी क्रिया हुई, भविष्यकालिक क्रिया हुई। तो उम्मीद है कि काल के आधार पर जो क्रिया के 3 भेद हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज हमने देखो क्रिया की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद हमने कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद पढ़े, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। उसके बाद हमने रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े, जिनमें प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, और उसके बाद हमने काल के आधार पर भी क्रिया के भेदों का अध्ययन किया है। उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।